हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आप सभी लोगों के लिए फिर सन 2024 का जो सेट नंबर तीसरा है उसको लेकर के आ गया हूं। तो बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 90 से ऊपर ही आवे, 90-95 के ऊपर ही नंबर आवे, तो आपको क्या करना है? हमारे बताए हुए रामबाण तरीके को आपको अपनाना है और उस रास्ते से अगर आप चलते हैं तो आपको 95+ नंबर लेकर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको केवल थोड़ा सा मेहनत करना है। कैसे मेहनत करना है? देखो, मेहनत भी दो तरीके से होती है। कभी कभी क्या होता है, लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। जब गलत दिशा में करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। जब मेहनत आप करते हैं, मेहनत भले ही कम करिए लेकिन सही दिशा में करिए। जब सही दिशा में करेंगे तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो बच्चों, अब आपके पास जो सही समय है वो है आंसर सॉल्व करने का, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने का। अगर उसको आप डिस्कस कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आपको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एक एक करके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि आभासी का मतलब क्या है। एक चीज़ होता है आभासी, यानी आभासी का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि आभासी का मतलब क्या होता है। तो आभासी का मतलब ये है, देखो, जैसे मान लेते हैं हम आपको दर्पण बना के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक दर्पण ये है, ये क्या है? मान लेते हैं एक दर्पण ये। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका फोकस है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका केंद्र है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक कोई प्रकाश किरण गई, यहाँ से जाने के बाद टकरा करके इधर निकल आई। कहाँ है? इधर आ गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये वाली रेखा है, जो ये वाली रेखा है, इस रेखा को काट रही है। देख ले रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है, यानी जो ये वाली रेखा है, इस वाली रेखा को काट रही है। हम लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। और जैसे मान लेते हैं हमने दूसरा एक फिगर बना दिया, ये भी एक दर्पण है। इस पर हम आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर है सी। क्या है? सी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु रख दी गई, ये वस्तु। तो यहाँ से गई प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जाने के बाद ऐसे मुड़ गई। क्या हुई? ऐसे मुड़ गई। एक प्रकाश किरण यहाँ से भी गई, यहाँ से गई। तो देखो, ये आपस में कहीं काट नहीं रही है। क्या? कहीं अब आपस में काटते हुए नहीं महसूस हो रही है। तो आगे दूरी बढ़ती जा रही है। तो क्या करेंगे? इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। इसको हम पीछे जब बढ़ाएंगे और इसको भी ऐसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखो, ये लेंस है, सॉरी ये जो दर्पण है, तो दर्पण के इधर ही रहेंगी, यानी दर्पण के इधर ही रेखाएं जो प्रकाश किरण काटेंगे। इधर नहीं काटती महसूस हो रही। तो हम आपको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसको अगर इधर बढ़ाते जाएं, इसको भी इधर बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर काटेगी। तो यहाँ पर देखो, रियल में नहीं काट रही हैं, यानी यहाँ पर रियल में जो ये रेखाएं हैं आपस में प्रकाश किरणें हैं नहीं काट रही हैं। ये हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया। क्या किया है? अंदाज़ा लगाया कि इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं। तो इसको कहते हैं आभासी। क्या है? आभासी। यानी यहाँ पर हम आभास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आभास कर रहे हैं कि कट रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं आभासी। और यहाँ पर हम रियल में देख रहे हैं काटते हुए, तो ये हो गई हमारी वास्तविक। तो ये था हमारा वास्तविक और आभासी में अंतर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है फिर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखा जाए, जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण के 2 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं। और जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के 6 केस होते हैं। कितने केस? 6 केस होते हैं। तो एक केस ये होता है जब
वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ये रेखाएं ऐसे कुछ काटती हैं, इन्हें इधर नहीं काटती हैं, किधर काटती हैं, इसके बाहर काटती हैं, बाहर काटती हैं। तो कैसे हैं, आभासी महसूस हो रही हैं। कैसी, आभासी महसूस हो रही हैं। ये आभासी मान लेते हैं। तो ये प्रतिबिंब इतनी बड़ी थी, यहाँ पर काट रही हैं, तो इसको देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रतिबिंब इतनी बड़ी थी, यानी सॉरी वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब इतनी बड़ी मिल गई। यानी जो देखा जाए प्रतिबिंब जो है तो वस्तु की अपेक्षा बड़ी है। और देखा जाए तो ये कैसी, आभासी भी है, यानी इधर वाली कैसी है, आभासी है। यानी आपको ध्यान रखना है कि दर्पण के जो दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आभासी, जो दर्पण के बाईं तरफ बनेगा वो रहेगा वास्तविक। तो ये देखा जाए दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है कैसी, आभासी है। देखो प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ी है, कैसी, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा हुआ है। और देखें क्या कह रहा है, हाँ तो वही चीज़ है, इतना चीज़। तो आपको बता देना है, देखो प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, जब वस्तु को यानी अवतल दर्पण होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो देखो जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है, प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे याद रखना है, सबसे बड़ा बनता है। ये आपकी पहली हेडलाइन है। और जो अवतल यानी जो उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है, प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो अवतल दर्पण से सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और सबसे छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा, यानी उत्तल दर्पण से सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। और अगला क्या है, अगला करें किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका देखो, इसमें क्या हमने क्या बताया, इसका बता देते हैं ऑप्शन। इसमें पहले बताया था कौन, अवतल दर्पण का जो होता है प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। और जो लेंस होता है तो लेंस में जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसमें बनता है उत्तल से। किससे बनता है, उत्तल से। और आपको याद करने का तरीका क्या है, अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो देखो कह रहा है कि बड़ा यानी दर्पण, तो दर्पण में देखो क्या है, एक दर्पण हो और एक होता है लेंस। क्या होता है, लेंस में। जो ध्यान रखना, दर्पण में जो होता है सबसे बड़ा प्रतिबिंब किसका बनता है, अवतल दर्पण से सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर याद रखो, जो दर्पण में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा, तो अवतल से। किससे, अवतल से। और लेंस से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उत्तल लेंस से। तो आपको ध्यान रखना, इतने चीज़ आपको नोट करके रखना है, भूलना नहीं है। फिर आगे देखा जाए, यानी एक तरीका और भी याद करें, तो दर्पण में कितना, देखो 4 अक्षर, कितने, 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर, 3 अक्षर हैं। तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला लेना है, यानी बड़ा वाला सब लेना है। लेंस देखो कम अक्षर हैं तो कम अक्षर वाला लेंगे, कौन, समतल में ज़्यादा है, अवतल में ज़्यादा है। इसमें देखो उत्तल में कम अक्षर हैं, यानी लेंस में कम अक्षर हैं तो कम अक्षर वाला लेंस लेंगे। और दर्पण में ज़्यादा अक्षर हैं तो ज़्यादा अक्षर वाला दर्पण लेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको याद रहेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो आगे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, कह रहा है कि आकाश के नीले रंग दिखने के कारण क्या है, यानी आकाश जो होता है नीला रंग क्यों दिखाई देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आकाश का नीला रंग होता है तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। फिर कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, जल में होती है कि कांच में होती है कि हीरे में होती है कि निर्वात में।
तो आपको ध्यान रखना है जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में। कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फिर 5 नंबर में कह रहा है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। देखो, जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है R बराबर R1 + R2 + R3 ... ऐसे। यानी ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम का सूत्र, जो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसकी हमारा हो गया समांतर क्रम का सूत्र। तो अगर हम आपको बताएं तो जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जो धारा होता है समान होती है। क्या होता है? श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो एक समान रहती है और जो विभवांतर होता है वो असमान रहता है। ये चीज़ आपने तो पढ़ा ही होगा प्रूव करते समय। यानी जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और विभवांतर असमान रहता है। और जो समांतर क्रम होता है इसमें जो विभवांतर होता है वो समान होता है। क्या होता है? विभवांतर समान होता है और जो धारा होती है वो धारा क्या होती है? धारा असमान होती है। यानी जो श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर असमान, और समांतर क्रम में विभवांतर समान और धारा असमान, ये रहता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही समान रहता है। कह रहा है कि प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है? नहीं, इसमें विभवांतर असमान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाला ऊष्मा का मान, ऊष्मा तो इसमें है ही नहीं, इसलिए ऊष्मा का ऑप्शन गलत कट गया। फिर 80 नंबर, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा का मान, यानी धारा का मान क्या होता है? समान होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो गया। फिर कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच की इकाई होती है। यानी कह रहा है कि विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो विभवांतर को किस में मापते हैं? तो विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट में। किस में मापा जाता है? वोल्ट में। इसका सही मात्रा हो जाएगा सी। याद रखना है कि विभवांतर को वोल्ट से मापते हैं। फिर कह रहा है 7 नंबर में कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युतधारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा होती है। यानी कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें जो क्षेत्र के लंबवत जो विद्युत धारा होती है तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा, यानी बल कैसे लगाती है? तो ये नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के समांतर होती है। दूसरा कह रहा है चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर होता है। सी नंबर कह रहा है इन दोनों दिशाओं के लंबवत होता है। यानी जो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। क्या होगा? सही ऑप्शन सी नंबर होगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी एल्केन का सामान्य सूत्र हमको बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको ऐसे बताने वाले हैं जिसमें आपको एक से अधिक यानी और अधिक क्वेश्चन आए तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। तो आपको इसको याद रखना है। 3 प्रकार सूत्र होते हैं। एक होता है एल्केन और एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ये 3 होते हैं। आपसे कोई एक पूछ सकता है तो आपको तीनों तैयार रखना है। जो एल्केन होता है तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। जो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र होता है। जो एल्काइन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। यानी ये होता है एल्केन का, ये हो गया, एल्कीन का ये हो गया और एल्काइन का ये। तो कह रहा है एल्केन का सूत्र क्या? तो एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है? तो ये हो गया एल्काइन का सूत्र, ये हो गया प्लस में दिया है, तो ये हो गया एल्केन का सूत्र। सही ऑप्शन होगा बी नंबर। अब 9 नंबर कह रहा है क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी कौन है? तो हमने आपको बताया था कि सजातीय श्रेणी में क्या होता है कि दोनों एक ही श्रेणी के हों, या तो एल्केन में हो, या तो एल्कीन में हो, या तो एल्काइन में हो। ये हो गया। तो चलिए, और दूसरा तरीका यह था कि प्रत्येक में 14 का अंतर होता है। कितने का? 14 का अंतर होता है। देखो, ये देखो क्या है, 2 इसमें, 2 दूनी 4, यानी कार्बन कितने? 2, तो हाइड्रोजन कितना है? उसका दुगुना है। यानी कार्बन 2 है और हाइड्रोजन का उसका दुगुना है, तो इसका भी उतना है। इसका 3, इसका दुगुना 6, यानी इसका सही ऑप्शन जो है, देखिए क्या होगा। इसमें देखो क्या है, भी अलग दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी इसका, यानी ये दिए हुए हैं। तो आपको कैसे पहचान करना? चलिए हम आपको पहचान करके बताते हैं। कि पहला देखते हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें, C2, यानी इसमें देखते हैं, पहला दिया है ऑप्शन C2H4 तथा C3H6। अब देखो कार्बन का, यानी हम चारों ऑप्शन आपको लिख लेते हैं, तब आपको बताते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया है CH3OH तथा CH3CHO। थर्ड वाला है HCHO तथा CH3CHO। ये 3 ऑप्शन हो गए। जो चौथा ऑप्शन है वो है C2H5OH तथा CH3OCH3। ये हो गया। पहचानने का तरीका क्या है? इसका द्रव्यमान निकालो, परमाणु द्रव्यमान निकालो। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, यानी 12 दूना 24, 24 ये हो गया। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना हो गया? 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 5 1 5 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8, यानी परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान 16, तो हो गया 16। और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 24 5 29, 29 और 31, 30 और 16 46, कितना? 46 हो गया। इसमें देखते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, यानी 3 1 3 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन नहीं, कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 3 1 3, कितना हो गया? 12 3 15, 15 16 31, 31 और 2 31 और 12 31 32 33 43, 43 3 45, कितना आ गया? देखो पीछे देखें, 12 3 15, 15 16 31, 31 और 2 31 2 हो गया 33 और 10 43, 43 और 3 46 हो गया। कितना? 46। यहाँ पर भी 46, यहाँ पर भी 46 है। फिर अगला देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पर 46 आ रहा है, यहाँ पर 46 नहीं, समान है। यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। देखा जाए 16 1 17, 17 और 12 19 और 29, 29 1 30, इसका हो गया 30। इसका देखते हैं, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है, 3 गन्ना 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, जोड़ लेते हैं। 16 1 17, 17 और 2 17 जो देखा जाए तो 19, 19 10 29, 29 और 3 29 3 हो गया 32, 32 और 12 32, 34 10 44, ये हो गया 44। इसमें देखते हैं कितना है। इसमें देखा जाए कार्बन का 12 और 3 गन्ना 3 3 हो गया प्लस ऑक्सीजन का 12, यानी 16 16 होता है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का 1, यानी 16 1 17, 17 3 20 और 20 और 12 32 हो गया। ये 32 हो गया। इसमें देखते हैं, तो इसमें देखा जाए तो इसका भी हो गया 12 और हाइड्रोजन का 3 1 गन्ना 3 प्लस कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, 16 1 17, 17 2 यानी 17 12
यानी 29, 29 3 32, 32 और 12 तो 34 और 44, 44 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो 12 दूनी 24 प्लस 4 का नाम 4 यानी 24 4 28 हो गया। यहाँ पर देखें तो 12 यहाँ 36 प्लस 6 का नाम 6 यानी 6 6 12 नहीं हो गया 42। तो यहाँ पर देखा जाए किसमें 14 का अंतर आ रहा है, इसमें देखो 42 और 28 यानी इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए 42 यहाँ पर 28 यानी 28 में जब 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 28 में जब 14 जोड़ेंगे तब जा कर के 42 होगा। यहाँ पर देखो इसमें भी 14 का अंतर आ रहा है यानी ए भी जो एक नंबर है ये भी क्या होगा, ये भी सजातीय होगा। और देखो इसमें 32 है, इसमें 44 यानी इसमें 12 का अंतर है। कितने अंतर है, इसमें 12 का अंतर है यानी 12 का अंतर, इसका मतलब ये वाला जो है ये सजातीय श्रेणी में नहीं है। फिर देखा जाए इसमें कितना आया है, इसमें 30 आया है, यहाँ पे 14 आया है यानी 44। तो यहाँ पर भी 14 का अंतर, कितने 14 का अंतर आया है यानी जो 3 नंबर है ये भी क्या होगा, सजातीय श्रेणी है। यहाँ पर देखो 46 है, यहाँ पर भी 46 है, दोनों बराबर है, नहीं ये भी हमारा सजातीय श्रेणी नहीं है। तो सजातीय श्रेणी कौन कौन सा है, पहला नंबर है और तीसरा नंबर। तो देखो पहला नंबर तीसरा नंबर किसमें मिल रहा है, तो देखा जाए इसमें पहला और दूसरा दिया ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, इसमें पहला चौथा दिया ये भी ऑप्शन गलत, ये पहला चौथा इसमें भी गलत। पहला देखो डी नंबर पहला भी दिया है और 3 नंबर भी दिया है यानी पहला तीसरा दोनों दिए हैं, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।